नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव आपके सामने सडन मूवमेंट्स अर्थक्वेक्स का चैप्टर लेके आई हूँ, जो कि आकस्मिक अंतर्जात बल, जिसमें भूकंप के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, आपको पता है कि भूकंप क्या होता है? जब आपने देखा होगा कई दफ़े धरती में कई ट्रेमर्स आते हैं, कई एकदम मूवमेंट्स होते हैं, तो उनको हम भूकंप कहते हैं। कई दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। एकदम अपन कहावतों में भी कई दफ़े जब धम धम कोई आवाज़ आती है, तो हम जनरल भाषा में भी कई दफ़े हम इस बात के लिए बात करते हैं कि अरे ये क्या भूकंप आ गया है, ये इस तरह की आवाज़ आ रही है, या कोई आया है ज़ोर से चलता हुआ, तो अपन बोलते हैं ऐसे क्यों चल रहे हो, जैसे कोई भूकंप आ गया है। तो ये इसका तात्पर्य ये है कि पृथ्वी के अंदर भी जो हलचलें होती है, उनमें से इम्पॉर्टेंट एक ये भूकंप भी है। होम्स जो महोदय थे, उन्होंने ये बताया था कि भूगर्भिक शैलों के विक्षोभ में के क्षोभ स्रोत से उठने वाले लहरदार कंपन को भूकंप कहते हैं। जो भी ट्रेमर्स आते हैं, जो भी कंपन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? भूकंप। समझा है? अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा परिचय बता रहा है कि भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले आकस्मिक शक्तियों में भूकंप एक महत्वपूर्ण आकस्मिक प्रक्रिया है। भूकंप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी या पृथ्वी के किसी भाग का कंपायमान होना। भूकंप को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। होम्स महोदय ने क्या कहा है कि ये भूगर्भिक शैलों के विक्षोभ के स्रोत से उठने वाले लहरदार कंपन को हम भूकंप कहते हैं, ठीक है। और प्रेस और सीवर ने इन्होंने अपनी भाषा में परिभाषा में बताया है कि भूकंप पृथ्वी सतह की तीव्र दोल्यमान गति है, जो अकस्मात एक भ्रंश के सहारे विकसित होती है, और भूकंपीय लहरें जो कि इनके गुजरने से उत्पन्न होती है। इन कंसाइज फॉर्म हम ये कह सकते हैं कि भूगर्भिक हलचलों के कारण जो भूपटल पर कंपन उत्पन्न होती है, उसको हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ये देखिए आप, ये मेरे इसमें मैंने ये पृथ्वी की एक क्लिपिंग ली हुई है, जिसमें ये देखो आपको दरारें पड़ी हुई दिख रही है स्लाइड में, है ना। अब आते हैं हम भूकंप के कारण पर। भूकंप के जो अनेकों कारण हैं जिनकी वजह से भूकंप आते हैं, कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग बताएं। मैंने इनको एक पॉइंट्स में आपके इसमें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्लेट विवर्तनिकी भी एक कारण होता है। विवर्तनिक क्रियाएं जो भूकंप का मुख्य ये कारण होती है, जिसमें घटनाएं जो भी अंदर होती हैं, जो प्लेटों के किनारे इनके सरकने से, है ना, स्थल मंडल पर उत्पन्न होती है, इनसे भी कंपायमान होकर के भूकंप आते हैं। दो प्लेटें जब आपस में आमने सामने गतिशील होती है, तो विनाशात्मक किनारे टकराते हैं और इनसे अधिक गहराई वाले भूकंप आते हैं। जैसे भारत में लातूर व उस्मानाबाद तथा भुज में आए भूकंप विवर्तनिक घटनाओं के परिणाम हैं। भुज का जो भयंकर भूकंप हुआ था, उसका तो एरिया कहते हैं कि 15 किलोमीटर से भी कम गहराई पर था, लेकिन भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट के टकराने के कारण ये हुआ था। सेकंड पॉइंट आता है ज्वालामुखी क्रिया। आप सब जानते हैं कि अधिकांश भूकंप ज्वालामुखी पेटियों में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एरिया कमज़ोर एरिया होता है। ज्वालामुखी क्रियाएं क्या करती है? भूकंप का आपस में गहरा संबंध है, और इनकी वजह से क्या होता है कि इनके दौरान जब उच्च दाब वाली जलवाष्प एवं गैसें जो कि भूगर्भ के अंदर होती है, वो बाहर आने का प्रयास करती हैं, तो धरातल पर कंपन उत्पन्न होता है। ऐसे क्षेत्रों में ज्वालामुखी क्रिया के साथ कई ज्वालामुखी उद्गार भी निकलते हैं, बाहर आते हैं। जैसे आपने देखा होगा विनाशकारी भूकंप एटना का था, वेसुवियस का था, तो उसमें कई इतनी खतरनाक गैस आई थी जिन्होंने उस क्षेत्र के लोगों की शरीर पर, स्वास्थ्य पर काफ़ी विनाशात्मक प्रभाव डाला था। नेक्स्ट पॉइंट है जलवाष्प एवं शैलें गैसें जो कि क्रियाशील होती है।
जब क्या होता है, दरारें पड़ती है तो अंदर से जब बाहर की ओर कोई चीज़ बाहर निकलती है तो पृथ्वी की गहराइयों तक जो तापमान के कारण जल वाष्प और गैसें होती है वो जल वाष्प किस में बदल जाती है, गैस में बदल जाती है। और ऐसी उच्च दबाव वाली जो वाष्प मिश्रित गैसें होती है, इनको हम ये मार्ग के बाहर आकर के और भूपटल के नीचे छकने लगती है। ठीक है, अब आता है भू संतुलन की अव्यवस्था। एक्चुअली पृथ्वी के अधिकांश भागों में भू संतुलन संबंधी थोड़ी अव्यवस्था पाई जाती है। जैसे कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ गगनचुंबी पर्वत एवं निचले भाग या गहरे सागर आसपास पाए जाते हैं, तो कहीं अव्यवस्था की अधिकता पाई जाती है जहाँ पुनः संतुलन की स्थिति स्थापित करने की दिशा में भूगर्भ में आंतरिक शक्तियों द्वारा एवं भूतल पर समतल व्यापक शक्तियों के द्वारा निरंतर प्रभावी क्रियाएं होती हैं। इससे कई बार क्या होता है, भू सतह पर भूकंप भी आ जाते हैं। जैसे जापान में आने वाला अधिकांश भूकंप भू संतुलन की ऐसी अवस्था का एक परिणाम है। अगला है रीड या का चट्टानों का लचीलापन सिद्धांत, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी ऑफ डॉक्टर रीड। इन्होंने बताया कि प्रत्येक चट्टान में थोड़ी मात्रा में धीमी गति से होने वाले खिंचाव, भिंचाव या दबाव को सहन करने की क्षमता होती है। इसी आधार पर रीड ने चट्टानों में एक प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जब चट्टानों पर क्षमता से अधिक तनाव या दबाव की स्थिति आती है तो चट्टानें सहन नहीं कर पाती है तथा टूट जाती है। यही नहीं, टूटी हुई चट्टानें भी पुनः खींचकर अपनी पुरानी स्थिति में आने लगती हैं। ऐसे लचीलेपन के प्रभाव से ही धीमी गति के कारण बिछाव और दबाव होता है और ये ऐसे इससे मूवमेंट होता है और पर्वतों में परिक्रमण ग्रीवा खंडों में चट्टानों में वलन पड़ने पड़ लगते हैं और चट्टानें इस तरह से आपस में टूटने लगती हैं। तो पृथ्वी की सतह पर कहीं कहीं भूकंप आने लगते हैं इन्हीं की वजह से। ठीक है, अगला पॉइंट है जलीय भार। कभी कभी विषम धरातलीय प्रदेशों में क्या होता है कि कहीं भ्रंश एवं कहीं संपीड़न होता है, तो इनके कारण भी आप देखो फॉल्ट्स, जलीय भार पड़ने लगता है। ठीक है, स्थानीय जलीय भार की दिशा से भूकंप आ जाता है। प्राकृतिक झीलें या तालाब सहज प्राकृतिक क्रिया से बनते हैं, अतः यहाँ ऐसे भूकंप नहीं आ पाते जहाँ बांध निर्माण के समय भयंकर विस्फोटक, पूर्ववर्ती भ्रंश के किनारों से जल का भूगर्भ में प्रवेश या भारी मात्रा में एकत्रित होना, ये सब भी इसके इफेक्ट है। अगला है भूपटल पर संकुचन। कई दफ़े क्या होता है, कई विद्वानों ने अपने विकिरण के कारण पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे घट रहा है, हम सब जानते हैं। प्रारंभ में पृथ्वी आग के गोले के समान थी, अब धीरे धीरे शीतल होती जा रही और आंतरिक भाग जो है वो तप्त अवस्था में है अभी भी। तो निरंतर ताप में इस वेरिएशन के कारण पृथ्वी क्या होती है, सिकुड़ने से शैलों में खिंचाव उत्पन्न होता है, कहीं भूकंप आते हैं। तो इस तरह से भूगर्भ के संकुचन पर उत्पत्ति करते हुए रेडियो सक्रिय पदार्थों के विखंडन के कारण भी भूगर्भ में निरंतर ताप की वृद्धि होती रहती है। अन्य कारण में हम ऐसे ले सकते हैं कि भूस्खलन है, हिमगाव है, एवलांचेस, समुद्र तटीय भागों में भृंगुओं के टूटने, कंदराओं की छतों के ढहने आदि से भी लघु प्रभाव वाले भूकंप आते हैं। जैसे प्राकृतिक कारणों के अलावा आणविक विस्फोटक है, खनन क्षेत्रों में विस्फोटों के प्रयोग से है, गहरे छिद्रण, मानवीय कारकों से भी कई दफ़े स्थानीय प्रभाव वाले एरियो में भूकंप उत्पन्न हो जाते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये प्रभाव समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं अपन टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप के प्रकार। बच्चों जनरली वैसे अपन ने इनको कई अलग अलग ग्रुप में रखा हुआ है। दो मुख्य भाग हैं, एक तो है मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न भूकंप और एक प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न। तो बेसिकली हम इन चार पर डिस्कस करेंगे। ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप कौन से होते हैं? जिनके केंद्रीय उद्गार द्वारा ज्वालामुखी विस्फोटक होता है और उस समय तेज गति से गैस व लावा निकलने से वहाँ पर भूकंप आ जाता है। इसी भांति मैग्मा या उससे संबंधित गैसें जब तेज गति से दौड़ती हुई चट्टानों पर
विशेष दबाव या तनाव डालती है तो उससे भी भूकंप की सी स्थिति बनती है। सामान्यतः ऐसे भूकंपों का प्रभाव 200 से 300 वर्ग किलोमीटर में भी क्षेत्र में रहता है ना। और समुद्र से उठी ज्वारीय लहरों के प्रभाव हजारों किलोमीटर दूर महसूस किया जाता है। दूसरा है विवर्तनिक भूकंप, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। इनमें भी क्या होता है, भूगर्भ की विवर्तनिक हलचलों के कारण जो उत्पन्न होती है, ये 5 से 20 किलोमीटर के मध्य चट्टानों में संपीड़न एवं तनाव की दशाएं होती हैं, जिनकी वजह से भी क्षैतिजिक रूप से इधर उधर होने लग के कारण भूगर्भ एवं भूतल में भ्रंश घाटी या ब्लॉक पर्वत पड़ जाते हैं। पेरू के जो क्वीचेस और जापान के न्यूदानी था भूकंप आए थे, वो ऐसे ही आए थे। अब है पातालीय भूकंप, जिसको हम बोलते हैं प्लूटोनिक अर्थक्वेक्स। जब भूकंप की उत्पत्ति भूगर्भ में अधिक गहराई पर हो तो उसे पातालीय भूकंप कहते हैं। सामान्यतः जैसे भूकंप का मूल 300 से 700 किलोमीटर की गहराई पर होना चाहिए, तो इनकी जो उत्पत्ति और विशेष शक्तियों के बारे में बहुत कम जानकारी है, ठीक है ना। अब है भू संतुलन से संबंधित भूकंप, आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक्स। पृथ्वी के जो कमज़ोर भाग होते हैं, जैसे परिप्रशांतीय प्रदेश, अल्पलाइन क्रम या पर्वतीय प्रदेशों में भू संतुलन अवस्थिति रहने से के कारण भी भूकंप आते हैं। आगे आपको समझे? तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि भूकंप एवं भूकंप विज्ञान, सेस्मोलॉजी। आपने सुना ही होगा, भूकंप विज्ञान सेस्मोलॉजी कहलाता है, जिनके द्वारा हम भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को भूकंप विज्ञान या सेस्मोलॉजी कहते हैं। इनसे हम भूकंप मानचित्र पर भूकंप के प्रघात की समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है, जो आइसोसेस्मल लाइन कहलाती है। और भूकंप से संबंधित तथ्यों का अध्ययन जिस यंत्र द्वारा किया जाता है वो है हमारा सेस्मोग्राफ, है ना, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि जो मूल स्थान है, उत्पत्ति केंद्र, उसके बारे में पता चल जाता है, और भूकंप के जो एपिसेंटर्स हैं उनके बारे में भी पता चलता है। अर्थक्वेक वेव्स में जनरली हमने क्या लिया हुआ है कि भूकंप का जो मूल केंद्र अधिकेंद्र से कुछ किसी क्षेत्र को किलोमीटर के सैकड़ों लंबाई गहराई को ज्ञात करना होता है, तो उससे अधिक संकुचन नुकसान हो जाता है। अगर हम पता नहीं करेंगे पहले से ही तो काफ़ी हमें क्षति की होगी, ठीक है ना। तो अर्थक्वेक वेव्स जो होती हैं उनकी जानकारी होना अति आवश्यक है। वो बेसिकली कितनी होती हैं? 3 तरह की प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी वेव्स। ये तरंगे सबसे अधिक तेज गति होती है। इनकी गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड तक रहती है, और ये ठोस तरल दोनों ही प्रकार के पदार्थों के रूप में अति गतिशील रहती है। ऐसी लहरें ये आगे पीछे धक्के देती हुई समान गति से बढ़ती हैं, और इन्हें पी वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। ये जो तरंगे हैं पृथ्वी के मध्यवर्ती केंद्र कोर में प्रवेश कर जाती हैं, यद्यपि यहाँ इनकी गति कम होती है। सेकेंड है सेकेंडरी वेव्स। इन तरंगों की गति जल से उठने वाली लहरों जैसी होती है। इनकी गति 5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है, ठीक है। और तेज भूकंप के झटकों में इन लहरों के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती हैं। ये लहरें भी पृथ्वी से काफ़ी गहराई तक प्रवेश कर पाती हैं, तो इनको हम ट्रावर्स वेव्स भी कहते हैं, या एस वेव के नाम से जानी जाती हैं। अगली हैं धरातलीय तरंगे, जो कि पृथ्वी की सतह पर ही चलती हैं, और इनकी गति 3 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सतह पर चलने के कारण इन्हें अन्य तरंगों से अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है, अतः इन्हें लंबी दूरी वाली तरंगे यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस वेव्स भी कहते हैं। समझ आ गया आपको? ठीक है। अब आते हैं एक रिक्टर स्केल, जिसके आधार पर हम इसकी तीव्रता को मापते हैं। 1935 में अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने इसका उपयोग किया था गुटेनबर्ग में, तो तब से इसका नाम रिक्टर स्केल पड़ गया। अब है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स। एक्चुअली अलग अलग एरियाज़ हैं। परिप्रशांत क्षेत्र पेटी
जो कमज़ोर क्षेत्र हैं वो भूकंप के उसमें आते हैं। परिप्रशांत पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और अन्य क्षेत्र। परिप्रशांत पेटी में ज़्यादातर प्रशांत महासागर के किनारों पर के निकट जो भाग हैं वो आते हैं, जिनको हम आग की अंगूठी के नाम से जानते हैं। इसमें विश्व के 2/3 भूकंप ज़्यादातर इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ये मध्य अटलांटिक पेटी जो है वो पश्चिमी द्वीप समूह से लेकर मध्य सागर के तटीय भाग तक इस पेटी में सम्मिलित है और इनमें जो विस्तार होते हुए आबाद भागों वाली फैली होने से इनका जो विशेष महत्व है, मध्य अटलांटिक श्रेणी के द्वीपों का तक इसका विस्तार है और इस पेटी की ही शाखा नील घाटी में होकर अफ्रीका के पूर्वी भाग में महान दरार घाटी के रूप में फैली हुई है। अब है मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये इसमें एल्प्स, कॉकेशस, एल्ब्रोज, हिंदू कुश व ऊंचे पठार आते हैं और हिमालय एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के कमज़ोर भाग भी इसमें पाए जाते हैं। अगला जो है वो है अन्य बिखरे क्षेत्र। अन्य क्षेत्रों में हम भारत की भूकंप पेटियाँ ले सकते हैं। हिमालय पर्वतीय पट्टी है, फिर मैदानी पट्टी है, प्रायद्वीपीय पट्टी है। तो इस तरह के भूकंप के कई अलग अलग क्षेत्र हैं। अब आते हैं हम बच्चों इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स, यानी कि भूकंप के प्रभाव। भूकंप के प्रभावों में हम सब समझते हैं कि ज़्यादातर इसका प्रभाव विनाशकारी ही होता है, लेकिन कुछ अच्छा भी है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इसके जो डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्यों का नाश। एक्चुअली भूकंप आते ही मकान गिर जाते हैं, सड़क व रेल मार्ग टूट जाते हैं, बांध फूट जाते हैं, नगर व गांव पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। आपने देखा था 2001 में भुज में आया था एक भूकंप, जिसकी वजह से वहाँ का पूरा जो रहन सहन और वो सब ध्वस्त हो गया था। ठीक है, अंजार में आया था भूकंप गुजरात के। दूसरा है जनहानि। अधिक तीव्रता वाले भूकंप यदि सघन आबाद क्षेत्रों में आएंगे तो व्यापक जनहानि होती है। मलबे के नीचे दबने, अग्निकांड होने व बाढ़ आने से लाखों लोग शीघ्र काफ़ी परेशान हो जाते हैं और जीव जंतु भी मारे जाते हैं। महासागरीय तलीय तटीय भागों में भूकंप आने वाले पर उठने वाली सुनामी लहरों, हजारों लहरों का भी विनाशकारी लीला इनकी देखने को मिलती है। अब नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन अगला पॉइंट है। भूकंप के प्रभाव से जब नदी नल तल ऊपर उठने लगते हैं तो मार्ग में भूस्खलन व अन्य बाधाओं के कारण भी पानी का बहाव अस्थायी तौर पर रुक जाता है। तब या तो नदी मार्ग बदल लेती है अथवा वहाँ अस्थायी झील बन जाती है। दोनों दशाओं में निचले क्षेत्रों में नवीन क्षेत्रों का भयंकर बाढ़ें आती है। भूतल पर दरार, घसाव या उभार, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भूकंप आते हैं तो आपने देखा होगा कि दरारें पड़ जाती है। इन दरारों में गांव, भवन, सड़कें आदि ये सब समा जाते हैं और धरातल पर ऐसे अभूतपूर्व परिवर्तन हो जाते हैं कि पूरा संपूर्ण प्रदेश एक संसाधनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सुनामी भी भूकंपों का एक प्रभाव है ना। और अब अपन आते हैं कि लाभकारी उसमें हम ये कहेंगे कि भूमिगत जल जो है अप्रत्यक्ष रूप से कभी कभी क्या होता है कि इसके जो लाभ हैं वो हम देख नहीं पाते लेकिन होते हैं। जैसे बड़ी दरारों एवं भ्रंश से भूमिगत जल के स्रोत जो है वो सतह पर आ जाते हैं। भूगर्भ के नीचे छिपे खनिज ये भी ऊपर आ जाते हैं, जिनको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तटीय भाग जो सागर गहरा होने पर वहाँ प्राकृतिक बंदरगाह बन जाते हैं। कई बार बंजर प्रदेश भूमि में धंस जाती है और वहाँ उपजाऊ क्षेत्र बाहर आ जाता है। तो इस तरह से भूकंप के अच्छे प्रभाव भी हैं, बुरा प्रभाव भी हैं। अब आप देखो, ये मेरी ये पिक्चर आपको एक ग्लैंस दे रही है अच्छी सी फोटो के साथ। अब हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं। थैंक यू। आपको कोई इंक्वायरी हो, यू आर मोस्ट फ्री टू आस्क टू मी। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और पसंद करें, ठीक है।